नमस्कार। हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 9 का जीव विज्ञान भारती भवन की बुक को पढ़ाने वाले हैं और इस बुक का ऐसा कॉन्सेप्ट आपको किसी भी चैनल पे दिखाई नहीं देगा। अगर कहीं आपको दिखाई देता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और बिल्कुल आपको इस तरह से पढ़ाया जाएगा ताकि आपको दोबारा वीडियो देखने की ज़रूरत ही ना पड़े, है ना। बिल्कुल आपको एकदम याद हो जाएगा। ठीक है, हर टॉपिक, हर क्वेश्चन को आपको रिवाइज करवाया जाएगा और जितना भी टॉपिक इस बुक में है उससे हम ज़्यादा ही टॉपिक पढ़ाने वाले हैं और जो जो चीज़ें इस बुक में छोड़ दी गई है, ठीक है, उन सभी का अध्ययन हम इस चैप्टर में करेंगे, आपको अलग से करवाएंगे जो कोशिका के लिए ज़रूरी है। तो सबसे पहला जो चैप्टर हमारा है, ये दिखाई दे रहा होगा आपको बुक। कौन सा बुक है ये? तो भारती भवन का जीव विज्ञान का बुक है। ठीक है, ये भारती भवन का जीव विज्ञान का बुक है। आप इसका लोगो यहाँ देख सकते हैं। ये भारती भवन का बुक है। आइए देखते हैं कि आखिर इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए, इस चैप्टर में ये कक्षा 9 के लिए उपयोगी है। ठीक है, और इस चैप्टर में, इस बुक में हम लोगों को 6 चैप्टर पढ़ने। एक तो प्रौद्योगिकी का है जो प्रैक्टिकल के लिए होता है। तो 6 चैप्टर हमें इस बुक में पढ़ने हैं और सबसे पहला चैप्टर है कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई। उसके बाद हमारा उत्तक है, फिर जीवों में विविधता, स्वास्थ्य एवं रोग, खाद्य संसाधन पौधे, खाद्य संसाधन पशु और जो लास्ट चैप्टर है प्रायोगिकी। ठीक है, तो हम लोग आज शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 1 और जितना ज़्यादा आपका सपोर्ट मिलेगा वीडियो हमारी उतनी लंबी आएगी। अगर आपका सपोर्ट नहीं मिलता है तो फ़िलहाल अभी छोटी छोटी वीडियो उपलब्ध होगी। आप हमारा कंटेंट देख सकते हैं किस तरह का है, किस तरह का कॉन्सेप्ट हम देने वाले हैं वो भी आप देख सकते हैं। अगर इस तरह का कॉन्सेप्ट आपको कहीं मिलता है तो आप वहाँ से पढ़िए, हमारे चैनल को छोड़ दीजिए। ठीक है, देखिए, सबसे पहला कोशिका जीवन के आधारभूत इकाई है। जीवन के आधारभूत इकाई का मतलब है कि ये जो हमारा जीवन है या फिर किसी भी शरीर, किसी भी जीव का जीवन है वो बगैर कोशिका के संभव ही नहीं है। ठीक है, इसलिए इसको आधारभूत बोला गया क्योंकि मेन हमारा होता है आधार। जैसे हम एक भवन बनाते हैं या एक ईंट ही बनाते हैं तो उसमें मेन क्या होता है, उसका बेस होता है, बेसिक मटेरियल होता है। ठीक है, उसका आधार होता है, उसका जड़ मजबूत होना चाहिए, है ना। तो सबसे छोटी इकाई जो होता है, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोशिका बोलते हैं। हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका है। ठीक है, जैसे अगर हम लोग भवन की बात कर ले तो भवन में बहुत से चीज़ें हैं लेकिन इसका बेसिक मटेरियल हमारे समझ से होना चाहिए ईंट, क्योंकि ईंट नहीं रहेगा तो फिर इसका निर्माण नहीं हो पाएगा। ठीक है, पक्के भवन की बात हम कर रहे हैं। तो ये जीवन की क्या है, आधारभूत इकाई है। आधारभूत का मतलब है कि हमारा जितना भी प्रक्रियाएं हैं, जीवन की सारी प्रक्रियाएं, सारे कार्य कोशिका पर ही निर्भर है। अगर ये कोशिका नहीं होगा तो फिर हमारे जीवन के बहुत से काम अधूरे रह जाएंगे और हमारा जीवन सही तरीके से नहीं चल पाएगा। ठीक है, देखिए, प्रत्येक जीव का शरीर कोशिकाओं का बना होता है। जितना भी जीव है इस पृथ्वी पर, इस संसार में, उन सभी जीवों का जो शरीर है कोशिका का बना होता है। आखिर ये कोशिका क्या होता है, तो हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई है। ये कोशिका क्या है, हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, यानी कि सबसे छोटा कोशिका ही है। फिर उससे हमारा उत्तक बनता है, उस उत्तक से हमारा अंग बनता है और अंग से मिल करके हमारा इस पूरे अंग तंत्र का निर्माण होता है। ठीक है, तो कोशिका, जितने भी जीव हैं सभी का जो शरीर है कोशिकाओं का बना होता है। कोशिका कोशिका को जीवन के आधारभूत संरचना और क्रियात्मक इकाई माना गया है। यानी कि हमारा जो शरीर है, ठीक है, वो जो जीवन है हमारा या फिर किसी भी जीव का जीवन है, उसकी संरचना जो है
है ना, वो कोशिकाओं से ही हुई है। ठीक है, मेन आधार उसका क्या है? कोशिका है। कोशिका नहीं तो जीवन संभव नहीं, कोशिका नहीं तो उससे किसी जीव के शरीर का निर्माण संभव नहीं। और क्रियात्मक इकाई माना गया, तो क्रियात्मक इकाई क्या होता है कि हमारे शरीर में बहुत से काम है ना, बहुत से कार्य हैं। ठीक है, तो उन सारे कार्यों को, ठीक है, कोशिका ही करता है। ठीक है, पाचन का हो गया, श्वसन का हो गया, परिसंचरण का हो गया, तो इन सारे कार्यों को कौन करता है? कोशिका ही करती है। कोशिका जीव द्रव्य से बनी एक रचना है। अगर आपसे पूछा जाए कि कोशिका क्या है, तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि कोशिका हमारे जीवन की आधारभूत संरचना या क्रियात्मक इकाई है। ठीक है, कोशिका का डिफिनेशन अगर हम लोग लिखना है तो लिखेंगे, जीवन की आधारभूत संरचना और क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहा जाता है। जीवन की आधारभूत संरचना और क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहा जाता है। ठीक है, आपको ये सारा का सारा डिफिनेशन, सारा का सारा नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। सभी अभी इस वीडियो के बाद हम उन सबको देखने वाले, जब इसको हम यहाँ तक पढ़ा देंगे, ठीक है, यहाँ तक पढ़ा देंगे, इसके बाद हम उन जितने भी क्वेश्चन इसमें बन रहे हैं, ठीक है, जितना भी क्वेश्चन बन रहा है उन सभी क्वेश्चन को हम रिवाइज करवा देंगे, ठीक है, नोट्स के माध्यम से, और आपको फिर उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ क्या बन रहा है, आपको समझ में आ गया होगा कि सबसे पहला क्वेश्चन है कि कोशिका क्या है। तो हम लोग बोलेंगे कि जीवन की आधारभूत संरचना और क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहा गया है ना। जीवन की आधारभूत संरचना और क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहा गया है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन ये है। आधारभूत संरचना क्या है ये भी मैंने समझा दिया, क्रियात्मक इकाई क्या है ये भी मैंने समझा ही दिया। कोशिका जीव द्रव्य से बनी एक रचना है जिसमें विभिन्न रासायनिक तत्व संयोजन कर यौगिक के रूप में उपस्थित रहते हैं। देखिए, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कोशिका किससे बनी हुई है, ठीक है, कोशिका किससे बनी हुई है, तो कोशिका जीव द्रव्य से बनी हुई है। कोशिका किससे बनी हुई है? जीव द्रव्य से बनी हुई है। लेकिन अभी तो आपको ये भी नहीं पता होगा कि ये जीव द्रव्य क्या है। तो जीव द्रव्य क्या है? ये एक अर्ध तरल पदार्थ होता है। अर्ध तरल का मतलब है कि ये पूर्ण रूप से तरल नहीं होता, इसमें ठोस के भी कण होते हैं और द्रव के भी कण होते हैं। तो क्या है, एक अर्ध तरल पदार्थ होता है, गाढ़ा पदार्थ होता है, ठीक है, और इसी से हमारा कोशिका का निर्माण होता है। ठीक है, इस जीव द्रव्य के बारे में हम लोग बाद में भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी जान लीजिए कि ये क्या है, एक अर्ध तरल पदार्थ है। अर्ध तरल पदार्थ का मतलब होता है कि ना तो ये पूरी तरह से तरल है और ना ही ये पूरी तरह से ठोस है। ठीक है, और इसमें कोशिका में कौन कौन से विभिन्न तरह के रासायनिक तत्व संयोजन कर यौगिक के रूप में उपस्थित रहते हैं। तो यहाँ से बहुत से केमिकल एलिमेंट होते हैं। इसमें केमिकल एलिमेंट, रासायनिक तत्व का मतलब क्या होता है, जैसे हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, वसा हो गया। तो इस तरह के चीज़ें हमारे कोशिकाओं में मौजूद रहते हैं। ठीक है, और यौगिक क्या होता है कि कोई भी तत्व जब एक निश्चित अनुपात में मिल करके कोई नया पदार्थ बना लेता है ना, कोई भी दो तत्व या दो से अधिक तत्व, ठीक है, एक निश्चित अनुपात में मिल करके एक नया पदार्थ बना लेता है, तो उसी पदार्थ को हम लोग क्या बोलते हैं? यौगिक बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए, इस कोशिका में दो तरह के यौगिक है ना। कोशिका में कितने तरह के यौगिक है? दो तरह के। एक हमारा है अकार्बनिक यौगिक और दूसरा होता है कार्बनिक यौगिक। एक हमारा क्या होता है? अकार्बनिक यौगिक और दूसरा क्या होता है? कार्बनिक यौगिक। अगर पूछा जाए क्वेश्चन कि कोशिका में कितने तरह के यौगिक मौजूद होते हैं, तो हम लोग साफ जवाब देंगे इसका कि कोशिका में दो तरह के यौगिक मौजूद होते हैं। कौन कौन से यौगिक मौजूद होते हैं? तो अकार्बनिक यौगिक और कार्बनिक यौगिक। अकार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन नहीं होता है और कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन होता है। ठीक है, अकार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन नहीं होता है और कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन होता है। तो अकार्बनिक यौगिक में कौन कौन से यौगिक आएंगे? जल और लवण होता है ना। अकार्बनिक यौगिक जो होता है किस रूप में पाया जाता है? जल और लवण के रूप में।
तथा कार्बनिक यौगिक जो है किस रूप में पाया जाता है, तो प्रोटीन के रूप में, वसा के रूप में, कार्बोहाइड्रेट के रूप में, न्यूक्लिक अम्ल के रूप में। ठीक है, हमसे क्वेश्चन ये भी किया जा सकता है कि कोशिकाओं में कौन से अकार्बनिक यौगिक रहते हैं, या अकार्बनिक यौगिक के रूप में क्या मौजूद होता है, तो जल एवं लवण मौजूद होता है। कार्बनिक यौगिक के रूप में क्या मौजूद होता है, तो प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक अम्ल, है ना। प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक अम्ल के रूप में ये मौजूद होते हैं। कोशिका में यह जीव द्रव्य एक छिद्र युक्त चयनात्मक पारगम्य झिल्ली से घिरा होता है एवं इसके बीच में एक केंद्रक होता है। कोशिका की रचना के बारे में है, तो मान लेते हैं कि एक गोलाकार रचना ऐसे कोशिका का है। ठीक है, कोशिका क्या गोलाकार भी होता है, लंबाकार भी होता है, दंडाकार भी होता है, घनाकार भी होता है। ठीक है, कई प्रकार का होता है। तो मान लेते हैं एक गोलाकार कोशिका है ना। किस प्रकार की कोशिका है, गोलाकार कोशिका है। तो इसमें इस गोलाकार कोशिका में क्या होता है कि अलग इसमें इसी गोलाकार कोशिका के अंदर हमारा जीव द्रव्य होता है, और जीव द्रव्य बाहर से घिरा हुआ होता है। ठीक है, जीव द्रव्य किससे घिरा, बाहर से एक झिल्ली द्वारा घिरा हुआ होता है, जिसको बोलते हैं प्लाज्मा झिल्ली। यहाँ से एक क्वेश्चन हम लोगों का ये बनने वाला है कि जीव द्रव्य किससे घिरा होता है ना। जीव द्रव्य किससे घिरा होता है, तो जीव द्रव्य किससे घिरा होता है, तो बोलेंगे प्लाज्मा झिल्ली से घिरा होता है। ये चयनात्मक पारगम्य झिल्ली क्या है, तो चयनात्मक पारगम्य झिल्ली का मतलब है कि ये प्लाज्मा झिल्ली के बारे में ही बात किया जा रहा है। तो प्लाज्मा झिल्ली क्या करता है ना, कि पदार्थों को चुन चुन करके हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कराता है, यानी जिसकी ज़रूरत होती है उसे प्रवेश कराता है। और अगर हमारे शरीर में कोई अपशिष्ट पदार्थ है जिसकी ज़रूरत नहीं है हमारे शरीर को, उसको क्या करता है, ये बाहर निकाल देता है। उसको क्या करता है, ये बाहर निकाल देता है। इसीलिए इसको चयनात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। मतलब ऐसे पदार्थों को आने जाने देता है, जिसकी ज़रूरत होती है, जिसकी ज़रूरत नहीं होती उसको बाहर निकाल देता है। और इनके बीच में क्या होता है, केंद्रक। ठीक है, इनके बीच में क्या होता है, केंद्रक। जैसे हम आपको बता दें, देखिए मान लेते हैं कि एक गोलाकार कोशिका है ना। इस क्या है, एक गोलाकार कोशिका। तो यहाँ ये सब जो भाग है हमारा, इसके बीच का जो भाग है, इसमें भरा हुआ है हमारा जीव द्रव्य। इसमें क्या भरा हुआ है, जीव द्रव्य भरा हुआ। ठीक है, और इसके बीच में भी हमारा एक पार्ट आता है। ठीक है, ये वाला जो भाग है, ठीक है, इसी भाग को हम लोग बोलते हैं केंद्रक। इसी भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, केंद्रक। और ये जो बाहर का जो क्षेत्र है, बाहर वाला जो भाग है, ठीक है, ये अगर पेड़ पौधों में बाहर वाला भाग होता है तो उसको हम लोग कोशिका भित्ति कहते हैं। लेकिन अगर जीव जंतुओं के बाहर का भाग है ना, क्योंकि कोशिका भित्ति जो होता है पेड़ पौधों में ही मिलता है, और ये जो बाहर वाला भाग है इसी को हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा झिल्ली। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मा झिल्ली। ठीक है, ये प्लाज्मा झिल्ली क्या होता है, एक झिल्ली जैसी रचना, इसमें छिद्र होते हैं। ठीक है, इन्हीं छिद्रों से पदार्थ आर पार करता है। देखिए अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा उस पर आधारित क्वेश्चन यहाँ मैंने लिखा है। जैसे सबसे पहला क्या है, कोशिका। तो कोशिका क्या है, जीवन के आधारभूत संरचना और क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। बिल्कुल आपको याद हो गया होगा, है ना। कोशिका क्या है, तो जीवन के आधारभूत संरचना और क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहा जाता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन बताए थे आपको कि कोशिका किससे बना होता है ना। कोशिका किससे बनी होती है, तो कोशिका जीव द्रव्य से बनी होती है, जिसमें विभिन्न रासायनिक तत्व संयोजन कर यौगिक के रूप में उपस्थित रहते हैं। आपको हमारे चैनल पे लाइन बाय लाइन पढ़ाया तो जाएगा ही, और साथ ही साथ उसके नोट्स भी आप तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो कोशिका किससे बनी होती है, तो अभी हम बताए ही थे, कोशिका जीव द्रव्य से बनी होती है, जिसमें क्या होता है, तो अलग अलग प्रकार के रासायनिक तत्व होते हैं, संयोजन कर का मतलब है कि मिल करके, ठीक है, मिल करके एक यौगिक के रूप में उपस्थित रहता है। कोशिका में दो तरह के यौगिक बताए थे, एक अकार्बनिक यौगिक और दूसरा बताए थे कार्बनिक यौगिक। तो अकार्बनिक यौगिक के रूप में जल एवं लवण होता है ना। अकार्बनिक यौगिक के रूप में जल एवं लवण होता है, और
कार्बनिक यौगिक के रूप में कौन कौन से पदार्थ होते हैं? तो प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक अम्ल। प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट और न्यूक्लिक अम्ल ये किस रूप में रहते हैं? तो कार्बनिक यौगिक के रूप में रहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, जीव द्रव किससे घिरा होता है? ठीक है, यहीं तक हम लोगों ने पढ़ा है कि जीव द्रव किससे घिरा होता है। तो जीव द्रव प्लाज्मा झिल्ली से घिरा होता है। जीव द्रव किससे घिरा होता है? प्लाज्मा झिल्ली से घिरा होता है। अब आइए हम लोग बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपको याद हो गए होंगे बिल्कुल अच्छी तरह से। अब कोशिकाओं के आकार के बारे में हम लोगों को जानना है। जीवों की कोशिकाओं के रूप में आकार और संख्या में काफ़ी भिन्नता होती है। यानी कि उसका जो रूप है ना, आकार है और उसकी संख्या है, काफ़ी अलग अलग होते हैं, है ना। बड़ा जीव रहेगा तो बड़ा जीव रहेगा तो उसमें कोशिकाओं की संख्या बहुत ज़्यादा रहेगी। छोटा जीव रहेगा तो उसमें कोशिकाओं की संख्या कम रहेगी। इसका साइज भी अलग अलग होता है। यदि आप चित्र 1.1 को देखें तो आपको विभिन्न कोशिकाओं के रूप में आकार में विविधता में सरलता से ज्ञान हो जाएगा। यहाँ देखिए हमारे पास ये चित्र दिया गया है कि किस आकार की कोशिकाएं हमारे शरीर में मौजूद है। हमारे शरीर में ही नहीं, इस पूरे पृथ्वी पर मौजूद है। देखिए इस तरह की कोशिकाएं हैं, है ना। इसमें कई प्रकार की विविधताएं, कोई गोलाकार है, कोई लंबाकार है, ठीक है, कोई चपटा है ना। तो कई तरह की ये कोशिकाएं मौजूद हैं इस पृथ्वी पर, इस संसार में। ठीक है। तो अगर कोशिकाओं के आकार के बारे में हम लोग बात करें तो देखिए कोशिकाओं का जो आकार होता है, कोशिकाओं का जो आकार होता है 0.1 माइक्रोमीटर से 20 माइक्रोमीटर के बीच होता है। देखिए कोशिकाओं का आकार जो हमारा होता है, ठीक है, ये दिया गया नहीं है इसमें, लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं कि कोशिकाओं का जो आकार होता है वो 0.1 माइक्रोमीटर से 20 माइक्रोमीटर के बीच होता है। ठीक है, अधिकांश कोशिकाओं का आकार 0.1 माइक्रोमीटर से 20 माइक्रोमीटर के बीच होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कोशिकाओं का रेंज बताइए, आकार का रेंज बताइए, है ना, कि किसके किसके बीच उसका आकार होता है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि कोशिकाओं का आकार 0.1 माइक्रोमीटर से 20 माइक्रोमीटर के बीच होता है। ये म्यू का साइन है, इसको माइक्रो बोलते हैं। ठीक है, ये म्यू का साइन है, इसको क्या बोलते हैं? माइक्रो। 1 माइक्रोमीटर जो होता है 1 मिलीलीटर का 1000वां भाग है। ठीक है, 1 माइक्रोमीटर जो है 1 मिलीमीटर का क्या है? 1000वां भाग होता है। यानी कि 1 माइक्रोमीटर बराबर 1/1000 मिलीमीटर। और गणित में हम लोग पढ़े हैं कि जब ये 1/1000 है, यानी 10 के पावर कितना? 3। तो 10 के पावर 3 अगर इसको हम लोग ऊपर की साइड में ले जाएंगे तो इसका पावर क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। तो 10 के पावर 3 माइक्रोमीटर मिलीमीटर। ठीक है, 1 माइक्रोमीटर बराबर 10 के पावर -3 मिलीमीटर होगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन। अब यहाँ देखिए सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका, इसमें नाम दिया है हमारे बुक में कि प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, प्लूरोन्यूमोनिया दिया है ना। इसी का नाम ये है माइकोप्लाज्मा लेडलवाई। ठीक है, सबसे छोटी कोशिका, अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे छोटी कोशिका बताइए कि कौन सी है इस संसार में, इस पृथ्वी पर, तो सबसे छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्मा लेडलवाई। माइकोप्लाज्मा भी कह सकते हैं। ठीक है, या फिर इसी का एक नाम है प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, है ना। माइकोप्लाज्मा का ही क्या नाम है? प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, यानी PPLO भी इसको शॉर्ट में हम लोग कह सकते हैं। तो अगर सबसे छोटी कोशिका की बात करें तो माइकोप्लाज्मा लेडलवाई भी बोल सकते हैं, प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म भी बोल सकते हैं, और PPLO भी बोल सकते हैं। अच्छा, इसका आकार क्या होता है? तो 0.1 माइक्रोन से 0.3 माइक्रोन तक होता है। यानी सबसे छोटा जो होता है 0.1 माइक्रोन का होगा, और बड़ा जो होगा प्लूरोन्यूमोनिया या माइकोप्लाज्मा जो 0.3 माइक्रोन तक का रहेगा। फिर अगला हम लोग देखते हैं कि माइकोप्लाज्मा को छोड़कर अधिकांश कोशिकाओं का व्यास जो है, या अधिकांश कोशिकाओं का जो आकार है 0.5 माइक्रोन से 0.20 माइक्रोन के बीच होता है। यानी कि 0.5 माइक्रोमीटर से 20 माइक्रोमीटर के बीच होता है। यानी किसको हम लोग छोड़ दें? माइकोप्लाज्मा को छोड़ देते हैं तो
ये माइकोप्लाज्मा ही है जो 0.1 से 0.3 होता है, यानी जो बाकी कोशिकाएं होती है वो 0.5 माइक्रोमीटर से लेकर के 20 माइक्रोमीटर के बीच होता है। इस माइक्रोमीटर को हम लोग माइक्रोन भी कहते हैं। सबसे बड़ी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका तो माइकोप्लाज्मा हो गया या प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म हम लोग बोल सकते हैं। सबसे बड़ी कोशिका होता है शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे बड़ी कोशिका क्या होता है? शुतुरमुर्ग का अंडा। इसका व्यास होता है 135 मिलीमीटर से, है ना, 135 मिलीमीटर से 170 मिलीमीटर के बीच होता है। यानी 135 मिलीमीटर से 170 मिलीमीटर के बीच में ये शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। तो हम लोगों को कोशिका का आकार, सबसे छोटी कोशिका और सबसे बड़ी कोशिका के बारे में जानकारी हासिल की अभी। सब कोशिका का आकार क्या होता है? तो कोशिका का आकार 0.1 माइक्रोमीटर से 20 माइक्रोमीटर के बीच होता है। अगर कोई पूछे 1 माइक्रोमीटर का मान बताओ, तो 1 माइक्रोमीटर का मान अगर मिलीमीटर की बात करें तो 1/1000 मिलीमीटर होगा या फिर 10⁻³ मिलीमीटर होगा। सबसे छोटी कोशिका, तो सबसे छोटी कोशिका होता है माइकोप्लाज्मा लेडलवाई। सबसे छोटी कोशिका क्या होता है? माइकोप्लाज्मा लेडलवाई, या फिर इसी का दूसरा नाम होता है प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं PPLO। अगर इसके आकार की बात करें तो 0.1 माइक्रोन से 0.3 माइक्रोन के बीच होता है। माइकोप्लाज्मा को छोड़कर अधिकांश कोशिकाओं का जो आकार है वो 0.5 माइक्रोन से लेकर के 0.20 माइक्रोन के बीच होता है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। इसका जो व्यास होता है या फिर इसका आकार हम लोग कहें 135 मिलीमीटर से लेकर के 170 मिलीमीटर तक को होता है। क्योंकि अंडा है तो उसका साइज हमेशा सेम नहीं होगा, छोटा बड़ा हो सकता है। तो 135 से लेकर के 170 मिलीमीटर के बीच होता है। ठीक है, इतना बात भी आपको क्लियर हो जाना चाहिए। आप इससे नोट्स भी बना सकते हैं। जीवाणु की कोशिका, ठीक है, जीवाणु की कोशिका। जीवाणु की कोशिका जो है इसको और मैं आपको जूम कर देता हूँ ताकि क्लियर दिखे। सबसे छोटी कोशिका क्या हो गया? माइकोप्लाज्मा या प्लूरोन्यूमोनिया। सबसे बड़ी कोशिका क्या हो गया? ये सबसे छोटी कोशिका। सबसे बड़ी कोशिका हो गया शुतुरमुर्ग का अंडा। 135 से लेकर के 170 मिलीमीटर के बीच होता है ना, 135 से लेकर के 170 मिलीमीटर के बीच होता है। जीवाणु की कोशिका 1 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर के बीच की होती है। 1 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर के बीच का होगा। तंत्रिका कोशिकाओं का आकार 1 मीटर से भी अधिक लंबा हो सकता है। ठीक है, तंत्रिका कोशिका जो हमारे शरीर का जो रीढ़ की हड्डी होती है उसमें जो हमारी तंत्रिका कोशिका है वो जो होता है 1 मीटर से लंबा हो सकता है। ठीक है, 1 मीटर से लंबा हो सकता है। तंत्रिका कोशिका मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। अगर पूछा जाए कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या है, तो तंत्रिका कोशिका जो है मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है, सबसे लंबी कोशिका है। अब देखते हैं हम लोग इसमें कोशिकाओं का आकार किस तरह का होता है। ठीक है, तो कोशिकाओं का जो हमारा आकार है वो लंबाकार भी होगा, दंडाकार भी होगा। ठीक है, लंबाकार भी होगा, दंडाकार भी होगा, गोलाकार भी होगा। कोशिकाओं की आकृति, कोशिकाएं सामान्यतः गोलाकार, वृत्ताकार, अंडाकार, लंबाकार, घनाकार, बेलनाकार, बहुभुजाकार, चपटी या तस्तरी नुमा हो सकती है। चपटी भी हो सकती है, सिक्के जैसा। ठीक है, तस्तरी नुमा का मतलब वही हुआ। कोशिकाओं की संख्या के आधार पर कोशिक जीवों को दो भागों में बांटा गया। ठीक है, दो भागों में, एक कोशिकीय जीव होगा और दूसरा क्या होगा? बहुकोशिकीय। यानी वैसे जीव जिनका शरीर सिर्फ एक कोशिका का बना होता है एक कोशिकीय जीव कहलाएगा। ठीक है, एक कोशिकीय जीव कहलाता है।
और जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, क्लेमाइडोमोनास हो गया, ये सारे के सारे जीव हैं जो एक कोशिका के बने होते हैं। जो कितनी कोशिकाओं के बने होते हैं? सिर्फ एक कोशिकाओं के बने होते हैं, है ना। इनका शरीर जो है सिर्फ एक कोशिकाओं का बना होता है। बहुकोशिकीय जीव यानी वैसे जीव जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। इसमें बहुत सी कोशिकाएं होती है, असंख्य कोशिकाएं होती है, लाखों कोशिकाएं होती है, ठीक है। तो बहुकोशिकीय जीव वैसे जीव जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है, बहुकोशिकीय जीव कहलाता है। जैसे मानव हो गया, पेड़ पौधे हो गए, हाथी हो गया, ठीक है। कोशिकाओं का आकार एवं आकृति उसके कार्यों के अनुरूप होती है, यानी जैसा उसका काम होगा उसका आकार और आकृति उसी तरह का होगा, ठीक है। यानी जैसा उसका काम होगा उसकी आकार और आकृति भी उसी के अनुरूप होती है। कोशिकाओं की संख्या जीव के शरीर के आकार पर निर्भर करती है। अगर पूछा जाए कि कोशिकाओं की जो संख्या है किस पर निर्भर करती है, तो कोशिकाओं की संख्या जीव के शरीर के आकार पर निर्भर करती है, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कोशिकाओं का आकार एवं आकृति किसके अनुरूप होती है, तो कोशिकाओं का कार्य एवं आकृति उसके कार्यों के अनुरूप होती है। एक कोशिकीय जीव किसको बोलते हैं? जिसमें केवल एक कोशिका होगा, एक कोशिकीय जीव बोलेंगे। बहुकोशिकीय जीव किसको बोलेंगे? जिसमें बहुत सी कोशिकाएं होंगी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बहुकोशिकीय जीव बोलते हैं। कोशिकाओं का आकार कैसा होता है? तो कोशिकाओं का आकार होता है लंबाकार, दंडाकार, गोलाकार, घनाकार, बेलनाकार, बहुभुजाकार, ठीक है, चपटी, तस्तरीनुमा। तो इस तरह की कोशिकाओं का आकार होता है। आइए यहाँ से कुछ और पॉइंट है जो हम लोग यहाँ देख लेते हैं। कोशिका अगर किसी भी जीव के शरीर में उसकी संख्या निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे? उसको 10 के पावर 15 से गुना कर देंगे, है ना। 10 के पावर 15 से क्या कर देंगे? उसको गुना कर देंगे तो हम लोगों को उस जीव में कितनी कोशिकाएं हैं वो पता चल जाएगा। बहुकोशिकीय जीव में विभिन्न कार्यों को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए अनेक कोशिकाएं समाहित होकर विभिन्न अंगों का निर्माण करती है। देखो कोई विशेष काम करना है, ठीक है, कोई विशेष काम करना है तो उसके लिए बहुत सी कोशिकाएं मिल जाती है और फिर उस विशेष काम को, ठीक है, समाहित होकर मतलब सम्मिलित होकर के, है ना, मिल करके उस काम को करती है। इनमें श्रम का विभाजन होता है। श्रम का विभाजन का मतलब होता है कार्यों का बंटवारा होता है, यानी कि जो भी कोशिकाएं हैं, ठीक है, उनका काम अलग अलग होता है। जैसे हमारा ही शरीर है तो हमारे शरीर में हर चीज़ का काम अलग है। हाथ का अलग काम है, पैर का अलग काम है, आँख का अलग काम है। उसी तरह से कोशिकाओं का भी अलग अलग कार्य होता है ना। वहाँ भी श्रम का विभाजन होता है। विभिन्न प्रकार के पौधे, शैवाल, कवक, मांस, फर्ण आदि तथा जंतु इसके उदाहरण है। बहुकोशिकीय जीवों का विकास एक कोशिका से ही कोशिका विभाजन द्वारा हुआ है। अब जो भी बहुकोशिकीय जीव हैं उनका जो विकास है एक ही कोशिका से हुआ है और वही कोशिका विभाजित होकर के टूट करके अलग अलग कोशिकाओं का निर्माण कर करके बहु कोशिका बना दिया, यानी बहुत सी कोशिकाएं बना दिया, ठीक है। जैसे जैसे हमारा शरीर बढ़ता जाता है कोशिकाओं की संख्या भी क्या होती है? बढ़ती जाती है। और इन कोशिकाओं का जो निर्माण होता है, जो हमारे शरीर में नई कोशिकाएं आती है उनका जो निर्माण होता है हमारे शरीर में उपस्थित कोशिकाओं से ही होता है, यानी कि पुरानी कोशिकाओं से ही होता है। कोशिका का आकार एवं आकृति उसके कार्यों के अनुरूप होती है, ये तो हमने बता दिया। एक यहाँ टर्म आता है ल्यूकोसाइट क्या है, ठीक है, क्या है ल्यूकोसाइट क्या है? तो ल्यूकोसाइट हम लोग किसको बोलते हैं इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। ल्यूकोसाइट देखिए हमारे ब्लड में, हमारे रुधिर में, हमारे रक्त में दो प्रकार की कोशिकाएं हैं। एक श्वेत रक्त कोशिकाएं हैं और एक लाल रक्त कोशिकाएं हैं। तो श्वेत रक्त कोशिकाओं को ही ल्यूकोसाइट कहा जाता है, ठीक है। अगर कोई पूछे आपसे कि ल्यूकोसाइट किसे कहा जाता है तो हम लोग बोलेंगे कि श्वेत रक्त कोशिकाओं को ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है। ये भी अपना आकार निरंतर बदलती रहती है। तंत्रिका कोशिका का आकार बहुत पतला और लंबे तार की तरह होता है। तंत्रिका कोशिका, है ना, इसका फिगर हम इधर देख सकते हैं। ये हमारी तंत्रिका कोशिका है ना। तो ये देखिए एक तार जैसी रचना दिखाई दे रही है, ठीक है, और बहुत पतला होता है, ठीक है, तंत्रिका कोशिका।
इसके द्वारा आवेगों का चालन होता है। आवेगों का चालन का मतलब है कि हम ये संदेश को एक जगह से दूसरे जगह पे भेजता है। ठीक है, जैसे बिजली का तार, बिजली का चालन तारों द्वारा होता है, ठीक उसी प्रकार से आवेगों का चालन तार की ही तरह पतली लंबी पतली तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में होता है। कुछ जीवों में कोशिका का आकार लगभग स्थिर रहता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि बिजली को यहाँ से दूसरे जगह पे भेजना है तो तार के माध्यम से ले जाते हैं। आवेग का मतलब समझिए मैसेज, है ना, जितना भी मैसेज है वो हमारा तंत्रिका कोशिका के माध्यम से ही शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचता है। कुछ जीवों में कोशिका का आकार लगभग स्थिर रहता है, मतलब बहुत से ऐसे भी जीव हैं जिनमें कोशिकाओं का आकार बढ़ता नहीं है ना, जीवों का त्यों रहता है। विभिन्न विभिन्न जीवों में तथा एक ही जीव में अलग अलग समय में शरीर में कोशिकाओं की संख्या बदलती रहती है। कोशिकाओं की संख्या जीव के शरीर के आकार पर निर्भर करता है। इस बात को हम बता चुके हैं कि कोशिकाओं की संख्या किस पे निर्भर करती है, तो कोशिकाओं की संख्या जीव के शरीर के आकार पर निर्भर करती है। यानी कि जो जितना बड़ा जीव होगा उसके शरीर में उतनी ही बड़ी कोशिकाएं, उतनी ही ज़्यादा कोशिकाएं होगी, और जो जितना छोटा जीव होगा उसके शरीर में उतनी ही कम कोशिकाएं होगी। उदाहरण के लिए दिया गया है कि चूहे के शरीर में कोशिकाओं की संख्या हाथी के शरीर में मौजूद कोशिकाओं की संख्या से बहुत ही कम होगी। देखिए हाथी कितना बड़ा, चूहा कितना छोटा, तो हाथी बहुत बड़ा है तो इसमें बहुत ज़्यादा कोशिकाएं होंगी, चूहा बहुत छोटा है तो इसमें बहुत कम कोशिकाएं होगी। पौधों में भी वट वृक्ष की तुलना में गुलाब के पौधों में कोशिकाओं की संख्या बहुत कम होगी। वट वृक्ष का मतलब होता है बरगद का पेड़, है ना, बर का पेड़ जिसको हम लोग गांव देहात में बोलते हैं। तो बर के पेड़ में जितना कोशिका होता है और गुलाब का पौधा ले लो तो उसमें कोशिकाओं की संख्या क्या होगी, बहुत कम होगी, है ना। वट वृक्ष में बहुत अधिक होगा और गुलाब के पेड़ में बहुत कम होगा। तो हम लोगों ने यहाँ तक देखिए कौन कौन से क्वेश्चन हमारे यहाँ बनने वाले हैं। कोशिका क्या है, ठीक है, कोशिका किससे घिरा होता है, कोशिका में कितने प्रकार के यौगिक रहते हैं, कार्बनिक यौगिक कौन कौन से होते हैं, अकार्बनिक यौगिक कौन कौन से होते हैं, कोशिका में यानी कि जीव द्रव किससे घिरा होता है, ठीक है, जीव द्रव किससे घिरा होता है। तो ये हमारा 3-4 क्वेश्चन यहाँ से बन गया। फिर कोशिकाओं का आकार क्या होता है ना, कोशिकाओं का आकार क्या होता है, तो कोशिकाओं का आकार 0.1 माइक्रोमीटर से 0.1 माइक्रोमीटर से 20 माइक्रोमीटर के बराबर होती है ना। कोशिकाओं का आकार 0.1 माइक्रोमीटर से 20 माइक्रोमीटर के बराबर होती है, ठीक है। फिर यहाँ से सबसे छोटी कोशिका प्लूरोनिमोनिया या माइकोप्लाज्मा इसको बोलते हैं। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, ठीक है। और यहाँ से मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है या सबसे बड़ी कोशिका कौन है, तो तंत्रिका कोशिका होता है। तंत्रिका कोशिका मानव शरीर की क्या है, सबसे लंबी या सबसे बड़ी कोशिका है। एक कोशिकीय जीव जिनका शरीर सिर्फ एक कोशिका का बना होता है उसको हम लोग एक कोशिकीय जीव कहते हैं। बहुकोशिकीय जीव जिनका शरीर बहुत सी कोशिकाओं का बना होता है उन्हें बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। किसी भी जीव के शरीर में कोशिकाओं की संख्या निकालना है तो उसके 10 के पावर 15 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, ठीक है। कोशिकाओं का जो आकार है उसकी आकार और आकृति किसके अनुरूप होती है, तो उसके कार्यों के अनुरूप होती है। जैसा उसका कार्य होगा वैसा ही उसका आकार होगा, है ना। ल्यूकोसाइट किसको बोलते हैं, तो हमारे शरीर में 2 तरह के कोशिकाएं हैं। हमारे शरीर में नहीं, हमारे रक्त में, हमारे रुधिर में 2 तरह की कोशिकाएं हैं, श्वेत रक्त कोशिकाएं, लाल रक्त कोशिकाएं। तो श्वेत रक्त कोशिकाओं को ही हम लोग ल्यूकोसाइट कहते हैं, ठीक है। और भी कुछ क्वेश्चंस हैं। आवेगों का चालन किसके द्वारा होता है, तो तंत्रिका कोशिका द्वारा। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आवेगों का चालन किसके द्वारा होता है, तो तंत्रिका कोशिका के द्वारा होता है, ठीक। उसी ये हो गया। कोशिकाओं की संख्या किस पे निर्भर करती है, तो कोशिकाओं की संख्या जीव के शरीर के आकार पर निर्भर करती है। तो आज का ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और जो भी चीज़ आपको पढ़ाया गया है वो आपको समझ में आया कि नहीं आया ये भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर हमारा ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया हो तो इसे कृपया करके लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे शेयर कर दीजिए। थैंक यू।